एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो आज हम करेंगे एनसीईआरटी की किताब से, जो सिविक्स की नागरिक शास्त्र की हमारी किताब है, विमेन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि औरतों ने बदली दुनिया। ये पाठ नंबर 5 है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो घर का काम है वो काम ही नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा कि जो भी घर का काम होता है और जो भी परिवार के सदस्यों को देखभाल करना है, ये तो पूरे समय का काम है, सारा दिन चलता है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। मतलब आप सुबह उठिए और रात तक आप काम कीजिए और आपका कोई रिकग्नाइजेशन, आपका कोई नाम भी इसमें नहीं होता है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय यानी कि कुछ जो बिजनेस हैं महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। होता है ना कि बाहर के काम जो हैं वो पुरुषों के लिए कहे जाते हैं और घर के काम किसके लिए कहा जाता है भाई, स्त्रियों के लिए कहा जाता है। इस कार्य को देखो, यहाँ पर वापस आ जाओ। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय, कुछ बिजनेस महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं कि भाई ये काम जो है वो पुरुषों के हैं या पुरुष ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। हम यह भी ज्ञात करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, गेटिंग टू नो बस बोल सकते हैं इस चीज़ को, कि समानता प्राप्त करने के लिए, इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। ऐसे हमें इक्वालिटी नहीं मिली और आज भी इक्वालिटी एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं है ना। बोल लो कानूनी रूप से तो सब समान है, बट इक्वालिटी आज भी उतनी नहीं है। पुरुषों से कहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर आओ और रोटी सेको, और तो से एक्सपेक्ट करते हैं अगर नौकरी भी करते हो तो भी घर आके रोटी सेको, ठीक है। जिससे महिलाओं के लिए एक अवसर निर्मित किए जा सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा, पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जाते हैं। मतलब एजुकेशन नेसेसरी है। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा जो भी भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्न हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे लोगों के चित्र बनाइए। आपको एक किसान का चित्र बनाना है, एक मिल मजदूर का चित्र बनाना है, आपको एक नर्स का चित्र बनाना है, एक वैज्ञानिक का बनाना है, एक पायलट का बनाना है, एक शिक्षक का बनाना है। शिक्षक मीन्स टीचर का बनाना है। चलिए आप आपकी कक्षा के द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भी हम भर लेते हैं। हर व्यवसाय के लिए पुरुष और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग कीजिए। जैसे शिक्षक के लिए ना जनरली ये माना जाता है कि लेडीज़ ज़्यादा बेहतर है। किसान का नाम सुनते आपको जेंट्स दिमाग में आएंगे, यानी पुरुष दिमाग में आएगा। मिल मजदूर तो डेफिनेटली पुरुष ही दिमाग में आता है। नर्स लेडी दिमाग में आती है। वैज्ञानिक या पायलट तो फिर से अगेन पुरुष दिमाग में आता है। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? डेफिनेटली, क्योंकि हमने पायलट में देखा, वैज्ञानिक में देखा या मिल मजदूर में देखा, तो ये काम हमें ज़्यादा पुरुषों के समझ में आ रहे हैं। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष के चित्र अधिक हैं? एक तो फिजिकल लेबर जहाँ ज़्यादा है, तो कहा जाता है औरतें इतनी फिजिकल लेबर बाहर जाके नहीं कर पाएंगी। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया? क्यों? क्योंकि नर्स जो होती है उसके पास इमोशंस भी होने चाहिए, उसका नरम दिल भी होना चाहिए, पेशेंट के साथ प्यार से पेश आ सके। वो सारे जो इमोशंस होते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, केयर वाला जो भाव होता है वो स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या महिला किसान के चित्र के रूप में तुलनात्मक रूप से कम है? कंपैरेटिवली डेफिनेटली महिला कम होगी, क्योंकि महिला धूप में खड़े होकर, हम ऐसा इमेजिन नहीं कर पाते कि वो हल चला रही है, ठीक है, या ये कहूँ कि हमने ऐसा देखा नहीं है ज़्यादा, तो वो चीज़ आ जाती है। यदि है तो क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों। इसके बाद आपको पिक्चर दिखा रखी है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना हो गया, ठीक है, मतलब देयर मेन वर्क जो है इंक्लूड करता है प्लांटिंग। रोपना मतलब प्लांटिंग करना, पेड़ों को लगाना। वीडिंग करना, वीडिंग करना क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं खरपतवार का काम करना, मतलब कि वीडिंग करना यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को निकालना। फसल काटना आ गया। कुटाई करना, जब हो जाते हैं ना तो थ्रैशिंग करना जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो भी आ जाता है। तो हम एक पुरुष के बारे में सोचते हैं, ये सारे काम हमारे दिमाग में पुरुष के ही हैं। 61 नेशनल सैंपल है, ये सर्वे हुआ था 2004 और 5 का। यहाँ पर आपको एक सर्वे दे रखा है। रोजी मैम्स क्लास में 30 बच्चे हैं। शी डिड द सेम एक्सरसाइज, वो सारा सेम ही काम करवाती है, अभ्यास कराती हैं क्लास के अंदर, और यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रखा है। शिक्षक में 5 तो महिला जो हैं 25 बता रखी हैं। किसान 30 तो महिला बिल्कुल 0 दिखा रखी हैं। तो इस तरीके की कुछ ये डाटा है, पढ़ लेना। कम अवसर मिलते हैं, फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कठोर अपेक्षाएं हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बहुत हैं औरतों से, लोगों को लगता है
ये कर लेगी, ठीक है ना। रोज़ी मैम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह से काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं बाहर निकलेंगी, चलो नौकरी भी करेंगी, तो कुछ खास स्पेसिफिक फील्ड्स में वो अच्छा कर सकती हैं, बाकी में सब में नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए बहुत से लोग ये मानते हैं महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वो अधिक सहनशील होती हैं, क्योंकि वो अधिक विनम्र होती हैं, और इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जा सकता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान यानी साइंस के लिए बहुत ही टेक्निकल दिमाग चाहिए, ऐसी ज़रूरत होती है, तो लड़कियां या महिलाएं तकनीकी कार्य करने में उतनी सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इस तरह की बातों में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हो गया, मतलब आपने दिमाग बना लिया कि बस ऐसा ही होता है। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट, लड़कियों को तो सेम सपोर्ट भी नहीं मिलता है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अभी कोई भी चीज़ का ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए, वो उन्हें उतना हेल्प नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। लड़कों को तो मतलब पैदा होते ही ऐसा होता है ना, ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, नौकरी कर लेगा, ये सब। कभी कोई लड़के के पैदा होने पर सोचता थोड़ी कि करके झाड़ू पोछा कर लेगा, खाना बना लेगा, कपड़े धो लेगा, ये दिमाग में ही नहीं आता। लेकिन लड़की का क्या होता है कि घर संभाल लेगी, पैदा हो गई तो घर संभाल लेगी। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को ही अपना जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। बहुत लड़कियों से तो एक्सपेक्ट किया जाता ही है कि भाई शादी कर लो और घर संभालो, बस वही चीज़ होती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना है। जितना भी प्रेशर है वो सब आपको झेलना है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है कि भाई एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारी से, और कभी तो ये हम अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर भी जो है नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। भाई लड़कों के साथ भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना कि आपको कुछ बनना ही है, आपके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप घर बैठ के खा सको। लड़कियों पे फिर भी ये ऑप्शन होता है कि भाई शादी कर लेंगी तो बैठ के कोई खिला देगा। लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लड़कों को तो 100% है कि पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आप अकेले नहीं डूबोगे, फिर पूरी फैमिली लेके ही डूबोगे आप। फिर तो यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो भी उन्हें चिढ़ाया जाता है कि यार तुम्हारा तो व्यवहार ही अजीब टाइप का है, और धौंस दी जाती है। यदि आपको याद होगा तो कक्षा की 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरे के सामने रोना पर चिढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि भाई तुम रो रहे हो क्या, लड़कियों की तरह रो रहे हो, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी इलाकारा ने इस धारणा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वे पहली महिला इंजन चालक हैं, इंजन चलाने वाली महिलाएं बनी हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती रहीं। उन्होंने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में वो उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है चुनौतियों से खेलने में। और जैसे ही कोई यह कहता है कि ये फला काम लड़कियों का नहीं, मैं उसे करके रहती हूँ कि भाई मैं प्रूव करूँगी कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स करना है वो चाहती थी, पर उन्होंने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब उन्होंने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेंगी, उसका दुष्परिणाम सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ, है ना। मतलब उनका दृष्टिकोण बड़ा सीधा साधा था। मतलब दृष्टिकोण मीन्स उनका कह सकते हैं एक फ़िलॉसफी ये रही कि मैं क्यों नहीं करूँ, है ना, मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ, जो भी करूँ मैं उन पर पैसा खर्च करूँ, वट एवर इट इज़। परिवर्तन के लिए सीखना, मतलब एक चेंज के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब आपको स्कूल जाना है तो ये तो बहुत लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे जैसे स्कूलों में हर साल एकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, बल्कि स्कूल जाना एक बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है। आप लोग पढ़ रहे हो, आराम से बैठे हुए हो, यूट्यूब पे आज वीडियो भी देख रहे हो, तो इसका मतलब आपके परिवार में उतनी सामर्थ्य तो है कि आपको पढ़ा सकें। ठीक है, आज हमारे लिए कल्पना करना कठिन है कि भाई कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बेचारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं।
परंतु अतीत में जब पास्ट की अगर बात करें तो लिखना और पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे, सबको नहीं आता था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, जो उनके बुजुर्ग करते थे। मान लो कोई सिलाई कर रहा है तो सिलाई कर रहे हैं बच्चे भी आगे, कोई जूते कर रहा है साफ तो जूते ही कर रहे हैं। लड़कियों की स्थिति भी तो और भी ज़्यादा ख़राब थी उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। एक्चुअली कुछ लोग तो ऐसा मानते थे पढ़ लिख जाएगी तो इसके पर निकल आएंगे। क्या मतलब हुआ? बेसिकली उनको ये लगता था अपनी मर्जी से काम करना सीख जाएगी, इसको तो गुलाम बना के रखना है सारा टाइम। तो वो लोग पढ़ाते ही नहीं थे, पढ़ाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी ना उनके हिसाब से। तो बस इसको घर का काम करना है, क्या करना है पढ़ लिख कर, नौकरी क्यों करनी है, पैसे कमाएगी तो फिर अपने हिसाब से चलेगी औरत। तो वही वाली बात होती है कि इनसिक्योरिटी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर, उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी यानी कि कपड़े बुनना वगैरह या हस्तकला ये सब सिखाई जाती थी। मतलब तुम स्वेटर बुन लो, तुम हाथ से कोई चीज़ बना लो, ड्राइंग सीख लो, ये धारणा थी लड़कियों और औरतों के काम को केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करके लाती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी मिट्टी को। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। मतलब देखो, सब तैयार करके दे रही हैं फिर भी वैल्यू नहीं है उनको, तब भी कुम्हार तक भी नहीं बोल रहे हैं उनको। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे, मतलब स्कूल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए थे और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। ऐसा हुआ था ना 19वीं शताब्दी में कि जो माता पिता अनपढ़ भी थे उन्होंने भी बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया। मतलब लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले गए थे, स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया था। पहले इस लड़कियों के स्कूल अलग ही होते थे, लड़कियों का है ये लड़कों का ऐसे। आइए हम रासुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। रासुंदरी देवी, ठीक है, 60 साल की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी थी, अपने बारे में लिखा था। उनकी जो पुस्तक थी अमार जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी। अमारो जीवन मीन्स हमारा जीवन। रासुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी, विमेन थी। और उस समय लोगों का ये विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ी लिखी है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। मतलब कितना ही ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, और वो विधवा हो जाती है, मतलब पति मर जाता है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत समय बाद स्वयं ही छिप छिप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी, ये रासुंदरी देवी ने लिखा अपनी आत्मकथा में। और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 ही वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, कि इच्छा आने लगी, मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और एक ही धार्मिक मंडलिपि सीखूंगी, पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, मतलब अनफॉर्चुनेट थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। नहीं, औरतें तो पढ़ सकती हैं, मतलब मुझे लगने लगा मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत हैं, बीच का पोर्शन बाद में लेंगे, का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छिपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में दिखना नहीं चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उस समय ताड़ के पत्तों पे लिखते थे ना, उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती। अत्यधिक जतन यानी बहुत कोशिशों के बाद एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख सकी। रासुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया, मतलब वो पढ़ पाई उससे। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को ये बता दिया कि स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया कि कैसा उस समय जीवन था। रासुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा, जो भी दिन में होता था। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर एक क्षण का भी विश्राम नहीं मिलता था। वो इतना समय भी नहीं है कि वे ज़रा भी बैठकर कुछ खा ले।
वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में तो डिफरेंस है, अंतर तो है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, यानी कि लोग काउंट किए जाते हैं, कितने पैदा हो गए, कितने मर गए एंड ऑल, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले कोई भी काम है। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात कैसा है। 1961 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक के 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियां और स्त्रियां केवल 15% ही शिक्षित थीं। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों और स्त्रियां भी 65% हो गई, यानी कि अब शिक्षा का प्रचार होने लगा और लोग पढ़ने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच एक ऐसा अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते थे और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच में भी अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के लड़के लड़कियों को प्रतिशत दिखाया गया है जो बीच विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति का, जनजाति का, ये सब दिखाया गया है। SC ST कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। संभवतः अपने ऊपर दी गई तालिका में एक बात आपने ध्यान दी कि लड़कियों की जो श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियां स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। मतलब वो लोग जो होते हैं ना, थोड़ा शेड्यूल कास्ट बोल सकते हैं, थोड़ा पिछड़ा वर्ग जो है, वो अभी भी लड़कियों की पढ़ाई पर उतना नहीं ध्यान देता। थोड़ा पढ़ा भी दिया जोर ज़बरदस्ती से तो बीच में विद्यालय छुड़वा देते हैं, हाई एजुकेशन नहीं दिलाते। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित व आदिवासी जो है पृष्ठभूमि की लड़कियों को स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना हुई तो पता ये भी चला कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने की संभावना और भी कम है। मैम, बॉम्बेन्स में तो और कम पढ़ाया जाता है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने से अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं, न ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो फिर अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़की को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार तो इतने गरीब होते हैं अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा ही नहीं उठा पाते, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, लड़के को पढ़ा देते हैं और लड़कियों को घर में रोक लेते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ था। महिला आंदोलन, जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर यानी कि पर्सनली आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए खूब संघर्ष किया और इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन का हिस्सा बने। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, मतलब कुछ जेंट्स अच्छे भी हैं और इस बात का समर्थन भी करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और विशेषताएं एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं, जिसमें इससे चेतना जागृत होती है, मतलब लोगों को अंदर भावना आती है इस तरह की भेदभाव को मुकाबला करने के और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं, दिख रहे हैं आप ये। अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि भाई हमारे खिलाफ भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर ही हिंसा क्यों हो रही है, तो अभियान चलाए जाते हैं बहुत सारे। 2006 में एक कानून बना जिसने घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दे जा सके, ऐसा एक कानून बनाया गया। अपने घर के अंदर ही लेडीज सिक्योर नहीं है। इसी तरह महिला आंदोलनों के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो उनके साथ होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें, 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित जिनकी नई नई शादी हुई थी, ऐसी युवतियां जो होती थी पति और ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था उन्हें। महिला संगठनों ने इस बात की बहुत आलोचना करी
और कानून अपराधियों को कुछ वो लोग नहीं कर पा रहे थे पहले। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों को आदान प्रदान किया। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस को। अतः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, समाज का और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को भी दंडित किया जा सके। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का मेन काम था कि भाई लोगों को अवेयर करो, है ना। औरतों को पता ही नहीं, अपने अधिकार ही नहीं पता। नुक्कड़ नाटक हुए, जनसभाएं हुई। नुक्कड़ नाटक क्यों करने पड़े? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे, तो वो नाटक के जरिए उनको सिखाते थे। जनसभाएं मतलब लोगों के बैठ के ग्रुप में सभाएं की गई, इन माध्यम से संदेश पहुंचाने की बात कही गई है। विरोध करना। जब औरतों के हितों का उल्लंघन होता है ना, तो जैसे किसी कानून अथवा नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, लोगों का ध्यान खींचती हैं, रैलियाँ करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। ये काफ़ी असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है कि हम सब एक हैं बेसिकली। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में दुनिया भर में औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होती हैं। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित, यानी कि भाई बहनों वाली भावना जो है प्रदर्शित करती हुई औरतें जलती हुई मोमबत्तियाँ उठा रही हैं। एंड दैट्स ऑल। अभी हम चलते हैं पीछे, जो हमारा जो हिस्सा छूटा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखते हैं रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड से उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी और उनके पास बहुत ज़मीन थी। लेकिन उन्होंने यद्यपि उन्होंने उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने का बहुत शौक़ हो गया। उस समय अंग्रेज़ी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था तो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, मॉडर्न लैंग्वेज। जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसीलिए अंग्रेज़ी जो अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेज़ी भाषा के कौशल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान जहां स्त्रियों को पढ़ने काम करने का आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों में होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं, हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों के आक्रमण बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र भी स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन साराहा के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उनकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह केवल एक सपने देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। तब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति भी नहीं थी, उस समय की बात है ये। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी, उनकी शिक्षा या उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, केवल उससे भी अधिक उनकी शक्ति दी उन्हें। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और जो आज भी कार्य कर रहा है। चलो देखते हैं और कुछ रह गया था, ये तो हमने कर लिया था, शुरू से देख लेते हैं। यहाँ से कुछ नहीं रहा, ये सारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया था। ये देख लेते हैं। जेवियर अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा फल देख रहा है और खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो बड़े खुश वो नहीं हुए, है ना। ही भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में तुम्हारे अंक बहुत ही कम है। मुझे पता है माँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, क्या भविष्य है? इसका कोई भविष्य नहीं है। मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखो लड़कों को कैसे गणित और विज्ञान में डाला जा रहा है। समझदारी से काम लो बेटा, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो ये चल रहा था, बेसिकली लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है इसमें कि भाई मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, कंप्यूटर्स ले लो एंड ऑल।
रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गए। अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। संस्कृत नहीं पढ़ पाती थी औरतें उस समय, मतलब ही नहीं था। औरतों को यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति भी नहीं थी। उन्होंने ना 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाती जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों के कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर दाईं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उन्होंने छापा खाना दिख रहा है, प्रिंटिंग प्रेस। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। और कुछ रह गया है हमारा, ये रासुंदरी देवी और रुकैया और संजय से पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। ये तो हमने कर ही लिया है, तो कुछ नहीं, एक बच्ची का चित्र दिखा रखा है। ये बच्चियों से भेदभाव होता है, बस उसी का चित्र, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।